हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिनेश शर्मा वेलकम यू अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल डीएमएलटी क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आप सब लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और आपने हमारी पिछली वीडियोस देखी होगी और नहीं देखी है तो देख लीजिए, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हमारी पिछली वीडियोज है वो डीएमएलटी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बढ़िया है और हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाया गया है। चलिए स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए जो स्टूडेंट डीएमएलटी कर रहे हैं उन सभी के लिए लेकर आया हूँ एक और न्यू वीडियोज़ यानी कि न्यू क्लास। तो स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है, वो है एनीमिया, जिसे हिंदी में रक्ताल्पता या रक्तहीनता या ब्लड की कमी के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एनीमिया, यानी कि एनीमिया क्या है, ये किस टाइप की बीमारी है और पुरुषों और महिलाओं और बच्चों में नॉर्मली कितना ब्लड होना चाहिए और किस कंडीशन में वो एनीमिया की कंडीशन में आते हैं। आगे बात करेंगे कि सिम्टम्स ऑफ एनीमिया के बारे में और फिर बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ एनीमिया कि स्टूडेंट्स एनीमिया को कितने पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। आज हम एनीमिया को डिटेल्स में स्टडी करेंगे, जैसे कि व्हाट इज एनीमिया, नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल, सिम्टम्स ऑफ एनीमिया एंड टाइप्स ऑफ एनीमिया एंड कॉजेज ऑफ एनीमिया कि एनीमिया होने पर क्या क्या लक्षण दिखाई देने लगते हैं, एनीमिया को कितने पार्ट्स में बांटा गया है और एनीमिया क्या है और एनीमिया के अंदर कितने से कम हीमोग्लोबिन होने पर कि वह एनीमिया की कंडीशन में आता है। तो इन सभी चीज़ों का डिटेल में अध्ययन करेंगे कि एनीमिया क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कि एनीमिया क्या है। व्हाट इज एनीमिया? इंट्रोडक्शन ऑफ एनीमिया। व्हाट इज एनीमिया? एनीमिया कैन बी डिफाइंड एज ए कंडीशन वेयर द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इज लेस देन नॉर्मल हीमोग्लोबिन। एनीमिया को एक ऐसी स्थिति में परिभाषित किया जा सकता है जहां हीमोग्लोबिन की मात्रा सामान्य हीमोग्लोबिन से कम हो जाती है। इन दिस कंडीशन डिक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी, हीमोग्लोबिन एंड एचसीवी इज लो लेवल इन द ब्लड। ऐसी स्थिति में ब्लड में आरबीसी, हीमोग्लोबिन और एचसीवी हीमेटोक्रिट की वैल्यू कम हो जाती है। अगर स्टूडेंट्स हम बात करें कि सबसे ज़्यादा एनीमिया कहाँ पर देखा जा सकता है, तो देखें इन ट्रॉपिकल एंड डेवलपिंग कंट्रीज एनीमिया इज सीन इन 50% एंड इन प्रेग्नेंट वुमेन इट इज मॉडरेट और सीवियर। अगर हम बात करें कि एनीमिया सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है, तो यह उष्ण कटिबंधीय या विकासशील देशों में एनीमिया को 50% तक देखा जाता है और अगर बात करें गर्भवती महिलाओं में यह मध्यम या गंभीर हो सकता है। द एनीमिया कंडीशन इन विच द एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम क्रिएट इन द बॉडी ड्यू टू डिक्रीज लेवल ऑफ O2 इन द ब्लड। ब्लड में ऑक्सीजन लेवल की कमी की वजह से एनीमिया की कंडीशन में मरीज को किसी भी टाइप की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, यानी कि मरीज में किसी भी टाइप के लक्षण हो सकते हैं, मरीज किसी भी टाइप की बीमारी से ग्रसित हो सकता है। द एनीमिया इज प्रेजेंट व्हेन हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन फॉल्स बिलो। एनीमिया उस स्थिति के अंदर प्रेजेंट होता है जब हीमोग्लोबिन की मात्रा निम्नलिखित प्रकार से कम हो जाती है, जैसे न्यूबॉर्न इन्फेंट्स, यानी कि अभी 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 कोई बच्चा जन्म लिया है उसके अंदर 14 ग्राम से कम हीमोग्लोबिन होने पर वो एनीमिया हो सकता है। चाइल्ड 6 मंथ टू 4 ईयर्स, यानी कि कोई बच्चा जो 6 महीने से 4 साल तक का है उसके अंदर अगर हीमोग्लोबिन 11 ग्राम पर डीएल से कम है तो वह एनीमिक कंडीशन के अंदर माना जाता है। चाइल्ड 5 टू 11 ईयर्स, यानी कि कोई बच्चा 5 साल से 11 वर्ष का है तो उसके अंदर 11.5 से ग्राम पर डीएल से कम होने पर वो एनीमिक कंडीशन के अंदर माना जाता है। चाइल्ड 12 टू 14 ईयर्स, यानी कि कोई बच्चा 12 से 14 वर्ष की उम्र में है और उसका हीमोग्लोबिन 12 से कम है तो वह एनीमिया की कंडीशन में माना जा सकता है। नॉन प्रेग्नेंट वुमेन, यानी कि कोई ऐसी महिला जो प्रेग्नेंट नहीं है उसके अंदर 12 से कम हीमोग्लोबिन होने पर वो एनीमिक कंडीशन में आ सकती है। प्रेग्नेंट वुमेन, यानी कि कोई महिला गर्भवती है या प्रेग्नेंट है तो उसके अंदर 11 ग्राम पर डीएल से कम हीमोग्लोबिन होने पर एनीमिक की कंडीशन में आ सकती है। मैन, अडल्ट बॉय या अडल्ट पर्सन 13 ग्राम पर डीएल उसके अंदर नॉर्मल हीमोग्लोबिन होना चाहिए। जब एचबी लेवल इस लेवल से कम हो जाता है तो पर्सन एनीमिक की कंडीशन में आ जाता है। आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की कॉज ऑफ एनीमिया, यानी कि एनीमिया होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, जैसे माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण हो जाना, कुपोषण, प्रोटीन डिफिशियंसी, प्रोटीन की कमी, फोलेट डिफिशियंसी यानी फोलेट की कमी हो जाना, पैरासाइटिक बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन और इट मे बी इनहेरिटेड, और ये आनुवांशिक भी हो सकता है। आगे अगर हम बात करें स्टूडेंट्स
कि सिम्टम्स ऑफ एनीमिया, यानी कि एनीमिया होने पर पर्सन को क्या क्या लक्षण दिखाई देने लगते हैं जिससे हमें पता लगे कि पेशेंट एनीमिया है या नहीं है। सिम्टम्स ऑफ एनीमिया, इन विच प्रेजेंट एनी टाइप ऑफ साइन सिम्टम्स अकॉर्डिंग द बॉडी सिस्टम। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स सिम्टम्स ऑफ एनीमिया की, तो इसमें ह्यूमन बॉडी सिस्टम में अलग अलग तरीके से लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, टेकीपीनिया, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट। इस कंडीशन के अंदर रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाती है, यानी सांस लेने की क्षमता अधिक हो जाती है। डिस्पीनिया, डिफिकल्ट इन ब्रीथिंग, और इस कंडीशन में सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, यानी कि सांस सही तरीके से नहीं आ पाता है। आगे हम बात करते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इसके अंदर टेकिकार्डिया, इंक्रीज हार्ट रेट, इसके अंदर हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, और कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। नॉर्मल कार्डियक आउटपुट होता है 70 ml पर मिनट। आगे स्टूडेंट्स बात करें यूरिनरी सिस्टम में, तो हेमेच्यूरिया, यानी कि यूरिन सैंपल के अंदर ब्लड का प्रेजेंट होना हेमेच्यूरिया कहलाता है। आगे बात करते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम या जीआई सिस्टम। इसके अंदर देखने को मिलता है कॉन्स्टिपेशन, यानी कि ऐसी कंडीशन में मरीज को मल त्यागने में बहुत कठिनाई होती है, यानी कि कब्ज हो जाना। डायरिया, दस्त होना, ऐसी कंडीशन में मरीज को दस्त लगने लगते हैं। ब्लड प्रेजेंट इन द स्टूल, मल में ब्लड का प्रेजेंट होना। आगे हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की, यानी कि एनीमिया होने पर नर्वस सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ता है। हेडक, सिर का दर्द होना, यानी कि सिर में दर्द होना। इरिटेबिलिटी, यानी चिड़चिड़ापन होना। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स जेनाइटल सिस्टम। जेनाइटल सिस्टम में क्या क्या इफेक्ट होते हैं। लॉस ऑफ लिबिडो, यानी कि सेक्स करने की इच्छा ना होना। इम्पोर्टेंस इन फीमेल, यानी इम्पोर्टेंस इन मेल, नपुंसकता। तो ये सिम्टम्स ऑफ एनीमिया, यानी कि किसी पर्सन को एनीमिया होने पर किस किस तरह के लक्षण दिखाई देने पड़ सकते हैं। तो आगे स्टूडेंट्स हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एनीमिया की, यानी कि एनीमिया को कितने पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। It is divided into two parts such as based upon morphology और रेड सेल, यानी कि मॉर्फोलॉजी आरबीसी की मॉर्फोलॉजी के आधार पर, और बेस्ड अपॉन द इटियोलॉजी। एग्जाम्पल कॉजेज ऑफ एनीमिया, यानी कि इटियोलॉजी के आधार पर, यानी कि एनीमिया के कारणों के आधार पर। इस प्रकार से एनीमिया को दो भागों में डिवाइडेड किया गया है। तो स्टूडेंट्स आइए सबसे पहले हम देखते हैं बेस्ड अपॉन मॉर्फोलॉजी ऑफ आरबीसी, यानी कि रेड सेल की मॉर्फोलॉजी के आधार पर। इट इज बेस्ड ऑन मीन क्रप्सुलर वॉल्यूम MCV, मीन क्रप्सुलर हीमोग्लोबिन MCH, मीन क्रप्सुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन MCH, एंड द रेड सेल मॉर्फोलॉजी ऑन ए ब्लड स्मेयर। यह MCV, MCH, MCHC और ब्लड स्मेयर पर रेड सेल मॉर्फोलॉजी पर आधारित है। अगर हम बेस्ड अपॉन मॉर्फोलॉजी के आधार पर देखें तो इसको भी चार पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है, जैसे कि सबसे पहला है नॉर्मोक्रोमिक नॉर्मोसाइटिक एनीमिया। इन दिस टाइप ऑफ एनीमिया आरबीसी आर नॉर्मल इन साइज एंड कलर बट रिड्यूस इन नंबर। इस प्रकार के एनीमिया में आरबी की साइज और कलर नॉर्मल होता है, लेकिन इस कंडीशन में आरबीसी की संख्या में कमी हो जाती है। एंड द पैक्ड सेल वॉल्यूम, यानी पीसीवी इज रिड्यूस्ड, और पीसीवी की वॉल्यूम भी कम हो जाती है। एंड MCH, MCV एंड MCHC आर नॉर्मल, और MCV, MCH एंड MCHC नॉर्मल होते हैं। नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया में बी फाउंड इन एक्यूट ब्लड लॉस एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज एप्लास्टिक एनीमिया। नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया तीव्र रक्त हानि पुरानी बीमारी या एप्लास्टिक एनीमिया में पाया जा सकता है। आगे स्टूडेंट्स बात करें हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया। इन दिस कंडीशन द रेड सेल्स आर स्मॉल एंड पेल। ऐसी स्थिति में आरबीसी छोटी और पीले कलर में होती है। एंड डिक्रीज इन टोटल आरबीसी काउंट, लो हीमोग्लोबिन एंड पीसीवी रिड्यूस्ड, MCV, MCHC एंड MCHC, और हीमोग्लोबिन, पीसीवी और टोटल आरबीसी काउंट कम हो जाते हैं, और MCV, MCH एंड MCHC कम होने लगते हैं। हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया इज फाउंड इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एंड थैलेसीमिया। इस प्रकार का एनीमिया को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और थैलेसीमिया में देखा जा सकता है। आगे हम बात करते हैं नॉर्मोक्रोमिक मैक्रोसाइटिक एनीमिया। इन दिस कंडीशन द रेड सेल्स आर लार्जर इन साइज विद नो सेंट्रल पेल पोर्शन। ऐसी स्थिति में आरबीसी आकार में बड़ी होती है, जिसमें कोई कोशिकीय केंद्रीय पीला भाग नहीं होता है। आरबीसी आर रिड्यूस्ड इन नंबर
विद लो हीमोग्लोबिन। कम हीमोग्लोबिन के साथ में आरबीसी की संख्या में कमी हो जाती है। एंड एलिवेटेड एमसीवी एंड एमसीएच एंड नॉर्मल एमसीएचसी, और नॉर्मल एमसीएचसी और एमसीवी एंड एमसीएच का लेवल कम ज़्यादा देखा जा सकता है। दिस टाइप ऑफ एनीमिया इज फाउंड इन पर्नीशियस एनीमिया। इस प्रकार का एनीमिया का पर्नीशियस एनीमिया में देखा जा सकता है, जिसमें B12 लेवल की कमी हो जाती है। आगे अगर हम बात करें नॉर्मोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया, इन दिस कंडीशन द आरबीसी आर स्मॉल इन साइज विद लो हीमोग्लोबिन। ऐसी स्थिति में कम हीमोग्लोबिन के साथ में आरबीसी का आकार छोटा हो जाता है। एंड रिड्यूस एमसीवी एमसीएच एंड नॉर्मल एमसीएचसी, और एमसीवी एमसीएच कम हो जाते हैं और एमसीएचसी नॉर्मल कंडीशन में देखी जा सकती है। ये था स्टूडेंट्स मॉर्फोलॉजी के आधार पर एनीमिया का क्लासिफिकेशन। अब आगे हम बात करेंगे इटियोलॉजी के आधार पर, यानी कि कोजेज, कारणों के आधार पर एनीमिया को कितने पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। तो स्टूडेंट्स आगे हम बात करते हैं एनीमिया के सेकंड टाइप की, यानी कि इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया। क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया अकॉर्डिंग टू इटियोलॉजी या कॉजेज ऑफ एनीमिया। इट इज क्लासिफिकेशन ऑफ फॉलोइंग टाइप्स: आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया एंड हेमरेजिंग एनीमिया। अगर हम स्टूडेंट्स बात करें कॉजेज ऑफ एनीमिया के आधार पर, तो एनीमिया को भी 7 टाइप्स में डिवाइडेड किया गया है। जैसे कि इन सभी के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, यानी कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्या होता है। द नॉर्मल अडल्ट बॉडी कंटेन्स 4000 mg ऑफ आयरन। नॉर्मल अडल्ट पर्सन के शरीर में 4000 मिलीग्राम आयरन प्रेजेंट होता है। अबाउट 60% ऑफ दिस आयरन इज प्रेजेंट इन द सर्कुलेटिंग ब्लड एंड द रिमेनिंग इज stored in the liver and reticuloendothelial cells of bone marrow। जो कि आयरन का लगभग 60% भाग परिसंचरी ब्लड में मौजूद होता है और शेष अपना बोन मेरो के यकृत यानी लीवर और रेटिकुलो एंडोथेलियल कोशिकाओं में प्रेजेंट होता है। द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज अकर ड्यू टू डिक्रीज लेवल ऑफ आयरन इन द ब्लड। ब्लड में आयरन की कमी होने के कारण आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। इट इज ए कॉमन टाइप एनीमिया। ये एक कॉमन टाइप का एनीमिया है। इट अपियर मेनली डेवलपिंग कंट्रीज, जो मुख्य रूप से विकासशील देशों में दिखाई देता है। इट इज अकर्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन द डाइट एंड इन एडिक्वेट डिपोजिशन ऑफ एक्सेसिव लॉस ऑफ आयरन। यह अपने भोजन में या आहार में आयरन की कमी या अपर्याप्त जमाव या आयरन की अत्यधिक हानि होने के कारण हो सकता है। इट इज ए माइक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक एनीमिया। ये माइक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक एनीमिया के अंदर आता है। आगे स्टूडेंट्स हम बात करें कॉज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, यानी कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। जैसे आयरन लॉस थ्रू स्वेट, यानी कि अपने पसीने के माध्यम से आयरन का लॉस होना। अगर बात करें कि कितना % आयरन लॉस हो सकता है अपने पसीनों के थ्रू, तो 15 मिलीग्राम पर मंथ, यानी एक महीने के अंदर पसीनों के थ्रू जो आयरन निकलता है 15 मिलीग्राम तक निकल सकता है। हुकवार्म इन्फेक्शन, हुकवार्म इन्फेक्शन ये एक खास तरह का इन्फेक्शन है जिसे गोलक्रमी या संक्रमण के नाम से जाना जा सकता है। इस प्रकार का इन्फेक्शन ज़्यादातर उन लोगों में देखा जाता है या उनमें होने की संभावना होती है घरों में कुत्ते बिल्ली पाले जाते हैं। यह इन्फेक्शन स्किन से होते हुए पेट में जाता है, और यदि इस प्रकार का इन्फेक्शन किसी गर्भवती महिला में हो जाता है तो गर्भाशय शिशु का विकास होने के अंदर बाधा उत्पन्न हो सकती है। नेक्स्ट बात करें अर्ली एज प्रेगनेंसी एक्सेसिव ब्लड लॉस, यानी कम उम्र में प्रेगनेंसी कंसीव करना और ज़्यादा ब्लीडिंग का लॉस होना। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल ड्यू टू एटोनिक यूट्रस, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान फीमेल्स के अंदर आयरन की कमी हो सकती है। ड्यू टू शॉर्ट टाइम डिफरेंस बिटवीन 2 प्रेगनेंसीज, ये 2 प्रेगनेंसियों के बीच में कम टाइम का समय होना, इस कंडीशन में भी फीमेल्स में आयरन की कमी हो सकती है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स सिम्टम्स ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, यानी कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की कमी होने पर मरीज में किस किस तरीके के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। वोमिटिंग, यानी कि उल्टी का होना। नोजिया, यानी कि उल्टी ना होकर उल्टी जैसा मन होना। स्टेनिंग ऑफ टीथ, दांतों के अंदर स्टेनिंग होना।
कॉन्स्टिपेशन यानी पेट के अंदर गड़बड़ी होना, कब्ज होना, ब्लैक स्टूल और स्टूल का कलर ब्लैक होना इत्यादि। अगर स्टूडेंट्स बात करें अपन डायग्नोसिस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया यानी कि आयरन डेफिशिएंसी होने पर क्या क्या डायग्नोसिस कर सकते हैं, तो ऐसे सम फेरेटिन लेवल इन द ब्लड टू डिटेक्ट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इनटू द सीरम। अगर स्टूडेंट्स बात करें अपन डायग्नोसिस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, तो इसके अंदर सीरम के अंदर सीरम फेरेटिन लेवल डिटेक्ट करने के कारण ब्लड के अंदर सीरम फेरेटिन लेवल को चेक करने से ब्लड में आयरन की कमी का पता लग सकता है। आगे बात करते हैं मैनेजमेंट की। एडवाइज टू टेक आयरन रिच फूड यानी कि खाने के अंदर ज़्यादा मात्रा में आयरन का लेना विद विटामिन सी टू इंक्रीज आयरन एब्जॉर्बेशन, और अपने विटामिन सी आयरन के एब्जॉर्बेशन को बढ़ाता है यानी अवशोषित करता है। आगे स्टूडेंट्स बात करें सेकंड पार्ट की, यानी कि कॉजेज ऑफ एनीमिया के आधार पर पर्नीशियस एनीमिया क्या होता है। इन विच द डिक्रीज लेवल ऑफ विटामिन B12, इसके अंदर विटामिन B12 लेवल कम हो जाता है। इन दिस कंडीशन द एब्जॉर्बेशन ऑफ विटामिन B12 थ्रू द इंट्रिंसिक फैक्टर, ऐसी स्थिति में इंट्रिंसिक फैक्टर यानी कि आंतरिक कारक के माध्यम से विटामिन B12 का अवशोषण होता है। इंट्रिंसिक फैक्टर इज secreted by the parietal cell of stomach. It is responsible for absorption of the vitamin B12 in the small intestine. Intrinsic factor जो कि स्टोमक की पेराइटल सेल्स के द्वारा सिक्रेट होते हैं, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटी आंत में विटामिन B12 के अवशोषण के लिए जिम्मेदार होते हैं। इन द केस ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रेटेड इज स्टॉप बाय द पेराइटल सेल ऑफ स्टोमक, किसी कारण से स्टोमक यानी पेट में पेराइटल सेल्स के द्वारा इंट्रिंसिक फैक्टर का सिक्रेशन हो जाता है। सो विटामिन B12 एब्जॉर्बेशन इज डिक्रीज और स्टॉप, तो उस कंडीशन में विटामिन B12 का अवशोषण कम या बंद हो जाता है। द B12 आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर RBC मैच्योरेशन, सो डिक्रीज लेवल ऑफ विटामिन B12 इन द ब्लड डू नॉट मैच्योरेशन ऑफ RBC प्रॉपरली। अगर विटामिन B12 जिम्मेदार होता है अपनी बॉडी में, विटामिन B12 जिम्मेदार होता है RBC मैच्योरेशन के लिए, लेकिन जब विटामिन B12 ब्लड में कम हो जाता है तो उस कंडीशन में RBC का प्रॉपर तरीके से परिपक्व या मैच्योरेशन नहीं हो पाता है। एंड RBC इज रिमेन लार्ज साइज, सो इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC इन द स्प्लीन एंड अकर पर्नीशियस एनीमिया, और बची हुई RBC की साइज इंक्रीज हो जाती है और RBC का डिस्ट्रक्शन यानी टूटना स्प्लीन में स्टार्ट हो जाता है। ऐसी स्थिति में पर्नीशियस एनीमिया की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। इट इज ए नॉर्मोक्रोमिक एंड मैक्रोसाइटिक एनीमिया, और इस प्रकार के एनीमिया को नॉर्मोक्रोमिक एंड मैक्रोसाइटिक एनीमिया के नाम से जाना जाता है। आगे स्टूडेंट्स हम बात करते हैं मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, यानी कि मेगलोब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है। दिस टाइप ऑफ एनीमिया इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ फोलिक एसिड एंड विटामिन B12 इन द डाइट। इस प्रकार का एनीमिया अपने भोजन या आहार में, डाइट में फोलिक एसिड या विटामिन B12 की कमी के कारण होता है। फोलिक एसिड एंड विटामिन B12 आर नेसेसरी फॉर DNA सिंथेसिस एंड सेल डिवीजन। सेल डिवीजन और DNA के सिंथेसिस के लिए फोलिक एसिड और विटामिन B12 अनिवार्य होते हैं। एब्सेंस ऑफ फोलिक एसिड एंड विटामिन B12 सेल्स आर अनेबल टू डिवाइडेड एंड इंक्रीज इन साइज, सो इट इज कॉल्ड मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। फोलिक एसिड और विटामिन B12 की कमी से कोशिकाएं विभाजित नहीं हो पाती है और आकार में बढ़ जाती है, इसलिए इसे मेगलोब्लास्टिक एनीमिया के नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स मेगलोब्लास्टिक एनीमिया के ट्रीटमेंट की, यानी कि अगर किसी को मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाए तो उसको क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड रीच इन द डाइट लाइक ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, यानी कि विटामिन B12 और फोलिक एसिड को अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करना चाहिए और ज़्यादा मात्रा में ग्रीन हरे पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना चाहिए। आगे स्टूडेंट्स हम बात करते हैं एप्लास्टिक एनीमिया, यानी कि एप्लास्टिक एनीमिया क्या होता है। दिस टाइप ऑफ कंडीशन इज ड्यू टू बोन मेरो फेलर और बोन मेरो सप्रेशन। अस्थि मज्जा के फेल या अस्थि मज्जा में दमन यानी उसका सप्रेस हो जाने के कारण इस प्रकार की स्थिति आ सकती है। इट मे अकर ड्यू टू कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट, और यह जन्मजात दोष के कारण भी हो सकता है। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज इन द RBC और एक्सपोजर टू वायरस फिजिकल एंड एनीमिया। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज इन RBC यानी RBC में क्रोमोसोमल असामान्यताएं प्रेजेंट होना, और एक्सपोजर टू वायरस फिजिकल एंड केमिकल रिएजेंट्स लाइक स्ट्रोपोमाइसिन, आयोनाइजिंग रेडिएशन ETC।
और यह रासायनिक अभिकर्मों को जैसे कीटनाशक, स्ट्रेप्टोमाइसिन या आयनीकरण विकिरणों के आदि के संपर्क में आने से एप्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। इट इज नॉर्मोसाइटिक एंड नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, और इस प्रकार के एनीमिया को नॉर्मोसाइटिक या नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया के नाम से जाना जाता है। अगर स्टूडेंट्स हम बात करें एप्लास्टिक एनीमिया के ट्रीटमेंट की, तो इसके अंदर क्या किया जा सकता है, बीएमटी यानी बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन इसका एक उपाय होता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करने के बाद एप्लास्टिक एनीमिया से छुटकारा पाया जा सकता है। आगे स्टूडेंट्स हम बात करें थैलेसीमिया, यानी कि थैलेसीमिया क्या होता है। इट इज ए कॉन्जेनाइटल एनीमिया दैट ट्रांसमिट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ये एक जन्मजात एनीमिया है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलता है। इट इज ऑल्सो नोन एज कोलीज एनीमिया, इसे कूली एनीमिया के नाम से भी जाना जा सकता है, बिकॉज इट इज ए वाइड स्प्रेड इन मेडिटेरेनियन कंट्रीज, एशिया एंड अफ्रीका, क्योंकि यह भूमध्य सागरीय देशों में जैसे एशिया और अफ्रीका में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। इन विच देयर इज एबनॉर्मलिटी इन द प्रोटीन पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन मोलिकुलर, जिसमें हीमोग्लोबिन अणु के प्रोटीन भाग में असामान्यताएं पाई जा सकती है। आगे स्टूडेंट्स हम बात करते हैं सिकल सेल एनीमिया, यानी कि सिकल सेल एनीमिया क्या होता है। इन दिस कंडीशन द रेड सेल्स कंटेन 90 to 100% हीमोग्लोबिन एस एंड द रिमेनिंग इज हीमोग्लोबिन एफ। इस स्थिति में लाल कोशिकाओं में 90-100% हीमोग्लोबिन एस प्रेजेंट होता है और शेष बची हुई आरबीसीज में हीमोग्लोबिन एफ होता है। इट इज एसोसिएटेड विद सीवियर एबनॉर्मल बोन एंड ज्वाइंट पेन एंड एनलार्ज्ड स्प्लीन। यह गंभीर पेट की हड्डी और जोड़ों में दर्द और स्प्लीन में साइज बढ़ जाती है। सिकल सेल्स आर फाउंड इन ब्लड, रेटिकुलोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स आर इंक्रीज्ड। ब्लड में सिकल सेल पाए जाते हैं और रेटिकुलोसाइट्स और प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ जाती है। आगे स्टूडेंट्स हम बात करते हैं हेमरेजिंग एनीमिया, यानी कि हेमरेजिंग एनीमिया क्या होता है। इट इज अकर ड्यू टू एक्सीडेंटल कंडीशन एटोनिक यूट्रस इन द फीमेल, सीवियर एबनॉर्मल ब्लीडिंग अकर। दिस टाइप ऑफ एनीमिया इज ऑल्सो नोन एज हेमरेजिंग एनीमिया। ये एक आकस्मिक स्थिति के कारण होता है, जैसे महिलाओं में एटोनिक गर्भाशय, गंभीर असामान्य ब्लीडिंग। इस प्रकार के एनीमिया को हेमरेजिंग एनीमिया के नाम से जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा एनीमिया, यानी कि एनीमिया क्या था, इसके कॉजेज क्या थे, इसके सिम्टम्स क्या थे, और एनीमिया के कारण कौन कौन से सिम्टम्स, साइन सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर आपको अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स द वीडियो, और ऐसे ही आपके लिए लेकर आता रहूँगा एक से एक बेहतरीन DMLT क्लासेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल।